भव्यात्मो गोमंसा जीवकान ग्रंथराज में सम्यक्तो मार्गणा में पुद्गल का बंध किस प्रकार से होता है उसकी चर्चा चल रही है। सबसे प्रथम एक भ्रांति का निराकरण। बहुत बार क्या होता है, विषय एक चल रहा है, उस विषय के अनुसार उसका प्रतिपादन होता है, प्रश्नोत्तर भी उसी प्रतिपादन की अपेक्षा से होते हैं, किंतु लेने वाला अपने परंपरागत ज्ञान जो उसके आगे वाले भी विषय का रहता है, कुछ पहले वाले विषय का भी रहता है, उससे संबंधित उसको जोड़ करके एक भ्रांति निर्माण होती है। कल भी वही हुआ। जब कल हम चर्चा कर रहे थे स्कंद की और परमाणु के बंध की, तो बिना दो परमाणु के कोई बंध नहीं होता, मतलब कम से कम दो परमाणु चाहिए। और इस अपेक्षा से, स्कंद की अपेक्षा से कल उसका वर्णन चल रहा था। और किसी ने मुझे परमाणु के बारे में भी प्रश्न पूछे थे, और उसमें शायद एक प्रश्न ऐसा था, जेटी गंगवाल जी आए क्या? जेटी गंगवाल जी, आप ही के प्रश्न के संबंधित यहाँ पर बातें चल रही है, अगर आप हो तो, किंतु नहीं तो फिर आप वीडियो में देख लेना। तो उन्होंने क्या, बहुत सारे स्वाध्याय का शायद इस प्रकार से भ्रम हो गया कि एक परमाणु में स्निग्धत्व भी रहता है और रुक्षत्व भी रहता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक परमाणु में, अकेले परमाणु की जब चर्चा करो तो उसमें या तो स्निग्धत्व होता है या तो रुक्षत्व होता है। हम चर्चा कर रहे थे दो परमाणु की, तो एक परमाणु में स्निग्धत्व या रुक्षत्व में से कुछ भी हो सकता है, दूसरे में स्निग्धत्व रुक्षत्व कुछ हो सकता है। इस अपेक्षा से हम कह रहे कि एक स्निग्धत्व एक रुक्षत्व होगा ही होगा। तो कल का जो वर्णन था वो दो परमाणु को सामने रख के एक स्निग्धत्व एक रुक्षत्व इस अपेक्षा से था। साक्षात में आप सबसे पहले एक, आज मैं आपको नोट कराना चाहता हूं, आप नोट कर लेना। जो जिन लोगों ने कॉपी पेन लाया है वो नोट कर लेना। मैं कुछ आपको बता रहा हूं नियम सार की अपेक्षा से, मुख्यता से। नियम सार कहो, पंचास्तिकाय कहो, दोनों में भी यह वर्णन आया है। पंचास्तिकाय की गाथा है, ये वर्णन टिपिकली तिलपन्नति, राजवार्तिक, हरिवंश पुराण, महापुराण, इसमें भी आया है। तो पहले पंचास्तिका को कोट करता हूं। ए रसवन्न गंधम दो फासम खंद तरिदम दौवम परमाणम तव्याणाहि। एय एक, रस वन्न गंध दो फासम। वो परमाणु कैसा है, पंचास्तिकाय में आचार्य भगवान वर्णन कर रहे हैं पंचास्तिकाय में परमाणु का, वो कैसा है? एक रस वाला, एक वर्ण वाला, एक गंध वाला। चार में से तीन गुण हो गए, उसके एक 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 उत्तर भेद है। रस वर्ण गंध एक एक होगा। और स्पर्श कितना होते हैं? बोले दो स्पर्श होते हैं। कितने होते हैं? एक परमाणु में दो स्पर्श होते हैं। अब ये दो स्पर्श किस प्रकार से लिए हैं? इसमें शीत और उष्ण, ये दोनों विरोधाभासी जो है, इनको एक साथ नहीं ले सकते हैं। स्निग्धत्व और रुक्षत्व दो होते हैं, इन दो स्पर्शों को एक साथ नहीं ले सकते हैं एक परमाणु में। तो इसका खुलासा नियम सार में बड़ा सुंदर तात्पर्य टीका में किया गया है। एक रस वर्ण गंधोणु द्विस्पर्शो कौ पुनः दो स्पर्शो। पूछा, एक रस वर्ण गंध के साथ में अणु होता है और फिर वो दो स्पर्श वाला होता है, द्विस्पर्शो दो स्पर्श वाला होता है। तो शंकाकार पूछता है, कौ पुनः दो स्पर्शो, वो दो स्पर्श कौन से होते हैं? तब आचार्य भगवान कह रहे हैं, शीतोष्ण स्पर्शयोरन्यतरः स्निग्ध रुक्षयोरन्यतरश्च एक प्रदेशात्वा द्विरोधिनो युग पदनवस्थानम। वो कह रहे हैं वो जो स्पर्श दो है उसमें शीत और उष्ण में से कोई एक तथा स्निग्ध और रुक्ष में से कोई एक, इस तरह दो अविरोधी स्पर्श होते हैं। स्पष्ट शब्द आ गया। एक प्रदेशवत्वाद विरोधिनो युगपदन स्वस्थानम। ये अविरुद्ध, इस तरह दो अविरोधी स्पर्श होते हैं। या तो शीत और उष्ण में से एक होगा, स्निग्ध और रुक्ष में से एक होगा, कोई भी एक होगा। ठीक है, ऐसे दो स्पर्श, एक रस, एक वर्ण, एक गंध वाला हो गया। आगे कहते हैं, गुरु लघु मृदु कठिन स्पर्शानाम परमाणुष्व भाव स्कंद विषयत्वात्। अब पूछते हैं गुरु लघु और मृदु कठिन, ये चार स्पर्श बच गए, क्योंकि चार में से दो ले लिए, किसी परमाणु में दो, किसी परमाणु में दो, तो आठ में से चार स्पर्श की चर्चा चली गई। अब चार स्पर्श बचे बात नीचे, जो कदापि नहीं होते। कौन से नहीं होते? गुरु लघु और मृदु कठिन, ये स्पर्श
परमाणु में कदापि नहीं पाए जाते। पूछा क्यों? स्कंद विषयत्वात्, क्योंकि वो स्कंध के विषय है। तो पुद्गल मृदु कठिन हो सकता है, गुरु लघु हो सकता है। ये किसकी अपेक्षा से वर्णन है? स्कंद की अपेक्षा से वर्णन है। अकेले परमाणु में ये चार स्पर्श नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब तो किसी को भ्रांति नहीं है। अकेले परमाणु की चर्चा करो, अकेले परमाणु की चर्चा। दो परमाणु के साथ मिले हुए बंध की चर्चा करो, तो वो बंध की चर्चा। ठीक है, लिख लिया कि नहीं लिख लिया, कि सिर्फ सुन लिया? अच्छा, लिखना है, लिख लो। परमाणु में एक रस, एक गंध और एक वर्ण होता है। परमाणु में एक रस, एक वर्ण और एक गंध होता है। अब ये कोई भी हो सकता है, इसका तो गुरु ने कोई चर्चा नहीं करी है। इसके अलावा उसमें दो स्पर्श होते हैं। शीत और उष्ण में से एक, शीत और उष्ण में से एक, तथा स्निग्ध और रुक्ष में से कोई एक, तथा स्निग्ध और रुक्ष में से कोई एक। लघु, आगे लिखना है, नई लाइन पर शुरुआत करें इसकी। गुरु लघु कॉमा देते चलना है। गुरु लघु, मृदु और कठिन, मृदु और कठिन, ये स्पर्श अकेले परमाणु में नहीं पाए जाते। किंतु स्कंध की अपेक्षा, किंतु स्कंध की अपेक्षा ये पुद्गल में पाए जाते हैं। किंतु स्कंध की अपेक्षा ये पुद्गल में पाए जाते हैं। अब जिसको इसका संदर्भ लिखना है गाथाओं का, वो लिख देना, नियम सार तात्पर्य वृत्ति, गाथा क्रमांक 27, 27। ठीक है, और कहीं भी एकांत नहीं पालना है। आदि मध्य अंत की अपेक्षा से वर्णन, अब यहां से आगे भी आने वाला वर्णन है, उसमें भी आपको दो आचार्यों के अलग अलग मत मिलते हैं। तो इसलिए ये बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है। और इस इंफॉर्मेशन के बारे में कोई, देखो आप जब जब जैसे जैसे आप एडवांस की तरफ बढ़ रहे हो, बहुत जगह पर आपको ग्रंथों में, महाग्रंथों में ये पाया जाता है कि किसी चीज का वर्णन, जैसे परमाणु का वर्णन आता है। अभी हम लोगों ने बीच में देखा था परमाणु का कि परमाणु को आदि मध्य और अंत नहीं होता। जिसका आदि और अंत नहीं, उसको मध्य कैसे होगा? है कि नहीं है? किंतु उसके अवयव पढ़ने की बात हुई थी। अवयव, है ना, निचला भाग, बीच वाला भाग, ऊपर का भाग, अति ऊपर का भाग, इस अपेक्षा से। तो वो भी किसी अपेक्षा से कथन है, उसको एकांत नहीं बताना कि परमाणु अवयव सहित ही होता है, परमाणु अवयव रहित भी होता है। ये भी मतलब वर्णन आपको पढ़ने के लिए मिल सकता है। तो इसीलिए जब भी आप ऐसे सूक्ष्म वर्णन को जब आप पढ़ते हो, तो हमेशा
प्रश्न को पूछने से पहले इस बात को ध्यान रखना कि हमने कहीं पर जो पढ़ा होगा, जो आप बार बार प्रश्न पढ़ते बोलते कि भैया मैंने ऐसा पढ़ा है, मेरे पास किताब में ऐसा लिखा है, वो पहले उसको समझो कि वो किस अपेक्षा से कथन है। ठीक है। और सब जगह पर किताबों में ये लिखा नहीं रहता कि ये किस अपेक्षा से वर्णन है, जो विषय चल रहा है विषय के अनुसार वहां पर वर्णन आता है। हाँ दीपा दीदी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रही थी। तो हर परमाणु में रस गंध वर्ण पुद्गल लेवल के चार रहते हैं उसके विशेषण। चार तो स्पर्श रसगंध वर्ण तो होते हैं, ये मूल की अपेक्षा। मगर दो स्पर्श होते बोले तो 5 एटम हुए उसके पास। नहीं नहीं, ये स्पर्श का उत्तर भेद है। स्पर्श का उत्तर भेद शीत और उष्ण में से एक। अगर आप देखो, अगर आप मूल गुणों की चर्चा करो तो गुण चार ही है, स्पर्श रसगंध वर्ण। वर्ण, हाँ। उन मगर गुणों की स्पर्श, पर्याय देखोगे तो पांच पर्याय पाई जाएगी। हाँ, चार 5 गुणों पर्याय बोले की, तो। चार गुणों की पांच पर्याय पाई जाती है। हाँ, वह बोले तो स्पर्श की 2 जाती है ना। हाँ, स्पर्श के दो पर्याय मिलती है, और बाकी एक तीनों की एक एक एक, एक पर्याय मिलती है। बोले तो शीत और स्निग्ध तो होगा, नहीं तो उष्ण रुक्ष तो होगा, ऐसा क्या? कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो शीत उष्ण में से एक होगा ही एक। होगा ही होगा, और स्निग्ध वृक्ष में से एक होगा ही होगा, तो कोई भी कॉम्बिनेशन हो बोले तो सकता है। नहीं, ऊपर के 2 में से एक होगा तो नीचे का भी होगा ही होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्योंकि शीत और उष्ण में से एक जरूर होगा, स्निग्ध और उष्ण में से एक जरूर होगा। तो क्या बोले क्या तो हो दो। सकता है? एक परमाणु में शीत और स्निग्ध हो सकता है, दूसरे में शीत और रुक्ष हो सकता है, तीसरे वाले में उष्ण और स्निग्ध हो सकता है, चौथे वाले में उष्ण और रुक्ष हो सकता है। तो ये बोले तो चारों भी कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं। कंपल्सरी 5 रहते हैं आइटम उसमें। कंपल्सरी पांच रहते ही रहते हैं। चार गुणों की पांच पर्याय होती है। ठीक है, चलिए। और किसी को भ्रांति है परमाणु के बारे में? परमाणु अलग, स्कंद अलग, क्योंकि जब अलग अलग परमाणु मिल जाते हैं तो उसमें जो प्रभाव डालने वाले जो ज्यादा गुण होगा, उस गुण की अपेक्षा से वो छोटे वाले को परिणाम आएगा। ठीक है, चलिए। आप प्रमोद जी बोलिए। मेरे को थोड़ा सा ये समझ में नहीं आया कि जब ये गुण परमाणु में होते नहीं और परमाणु मिलके स्कंद बनाते हैं, तो बाकी जो दो गुण हैं वो कैसे स्कंद में आते हैं, कहाँ से? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखो, स्थूलता, गुरुता और लघुता, गुरुता और लघुता ये किसकी अपेक्षा से आ सकते हैं? पिंड कितना बड़ा है, पिंड कितना छोटा है, उद्गल। और जैसे ही पिंड बड़ा होता है उसका वस्तुमान बढ़ते जाएगा, डेंसिटी कम ज्यादा होगी, तो उनसे बनने वाली वो पर्याय है। तो कठिनता, मृदुता, ये भी उसी से बनेगा, गुरुता, लघुता, ये भी उसी से बनेगा। तो ये स्कंद में हो सकती है, परमाणु में नहीं हो अब सकती। जैसे कि आपने बताया गुरुत्व और लघु तो समझ में आ गई, मतलब स्थूलनेस और वो उससे, लेकिन बाकी ये मृदुता और कठोरनेस ये फिर कैसे आएगी? मृदुता, मुख्यतः से मृदुता की देखो किसकी अपेक्षा से हो सकता है? मृदुता, कोमलता। अब ये कोमलता और कठिनता वजन की अपेक्षा से होगा। वजन से इसका क्या लिंक? देखो, एक तो चिकनाई है, अगर आप स्पर्श की अपेक्षा से अगर आप देखोगे तो आपको एक रुई का स्पर्श है और एक लोहे के वजन का स्पर्श है। दोनों स्पर्श में हमें एक एक में मृदुता दिखती है और एक में कठिनता दिखती है, स्पर्श में। अगर हाँ ठीक है, कोई रुई उड़ करके आपके शरीर पर हाँ, बैठे, ठीक है। नहीं, है ना, लेकिन वो आती कहाँ, मतलब ठीक है वो समझ में आया, मतलब है, लेकिन वो उसका जनरेशन कैसे होता है? स्निग्धता रुक्षता की तरफ से आएगा। सिर्फ चिंता रुकता की तरफ से है। बिल्कुल। और शीत और उष्ण परमाणु का कहां पर काम करेगा? परिणमन करने के लिए भी काम करेगा। बहुत सारे फैक्टर्स शीत और उष्ण में बदल जाते हैं। देखो, ठीक। दूध है, बिना दूध गर्म किए या बिना जो बटर है, मतलब जो नवनीत है,
उसको जब तक गर्म नहीं करते हैं तब तक आपको घी नहीं मिल रहा है। तो स्निग्धता मिलने के लिए आपको सामान्य पर्याय से एक विशेष पर्याय उत्पन्न होने के लिए आपको तापमान की भी जरूरत पड़ी। इसका अर्थ है कि तापमान देने के पश्चात या तापमान उतरने के पश्चात पुद्गल की पर्याय बदलती है। और पुद्गल की पर्याय कैसे बदलती है? देखो, स्निग्धता का एक बड़ा सुंदर प्रश्न आ गया। आप तेल खाते कि नहीं खाते हो? भोजन में तेल, घी, स्निग्ध खाते कि नहीं खाते? किसी ने एक बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा शिविर में कि भाई, स्निग्ध वाला बदल करके रुक्ष हो सकता है क्या? स्निग्धता तो स्निग्धता है, स्निग्धता को रुक्षता में कैसे बदल सकता है कोई चीज? तो फिर एक उदाहरण दिया गया, आप भोजन में तेल खाते कि नहीं खाते हो? घी खाते कि नहीं खाते हो? दूसरे दिन जब निहार होता है तो सारा स्निग्ध होता है क्या रुक्ष होता है? बदल गया ना? स्निग्ध रुक्ष में बदल गया कि नहीं बदल गया? बदल गया। तो ये बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर आप चिंतन करो तो आपको मिल जाते हैं कि हाँ, स्निग्ध से रुक्ष मिल सकता है। क्योंकि पुद्गल में, इसीलिए तो पुद्गल की एक पर्याय बदलने में दूसरी पर्याय में जाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स है। इनपुट वही रहता है, कुछ फैक्टर्स चेंज होने पर चीजें बदल जाती है, एकदम से बदल जाती है। निमित्त देखो, उस दिन भी जो दिया था, एक सब्जी का उदाहरण लिया था। फ्रिज के अंदर रखी हुई सब्जी और फ्रिज के बाहर रखी हुई सब्जी, परिणाम देखो दोनों का। तो फ्रिज के अंदर टिकाने वाला क्या है? फ्रिज के अंदर सब्जी टिकी क्यों रही? उसमें भी परिणाम होगा, ऐसा नहीं कि वो अनंत काल के लिए टिक जाएगी अंदर। एक दिन में खराब होने वाली एक हफ्ता भर टिकेगी, पर हफ्ता भर क्यों टिकी? एक ही फर्क वहां पर था, टेम्परेचर। मतलब परिणमन होने में एक पर्याय से दूसरी पर्याय को प्राप्त करने के लिए, उसका स्पीड कम ज्यादा करने के लिए शीत या उष्ण का होना बहुत जरूरी है। और शीत और उष्ण क्या है? पुद्गल है कि जीव है कि धर्म द्रव्य कि अधर्म द्रव्य है कि काल द्रव्य है, आकाश द्रव्य? कौन सा द्रव्य है शीत और उष्ण? बोलो, पुद्गल है, सब लोग बोलो। पुद्गल है, हाँ, पुद्गल। बिल्कुल। अब लगा लो, बादर सूक्ष्म की अपेक्षा से, बादर तो सूक्ष्मता की अपेक्षा पुद्गल के जो 6 भेद किए थे, उसमें देखो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होता है कि नहीं होता है, कौन सी इंद्रिय के द्वारा होता है, उसका छेदन वेदन सूक्ष्म होता है क्या, टेम्परेचर का, वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते, सारी चीजें लगा लो। ठीक है, लगा लो मतलब आप लगा लो, चिंतन कर लो, उत्तर आपको मिल जाएगा। मेरे को प्रश्न मत भेजा भैया हमने ऐसा ऐसा चिंतन किया है, सही है क्या? ठीक है ना? हाँ, 10-12 लोग भी अगर भेजते तो हमारा काम बढ़ जाता है। क्योंकि जिस चीज का वो प्रश्न का उत्तर या जिसका भी ऑलरेडी कथन हो चुका है, वो बार बार चेक करने में कोई मतलब नहीं है। क्लियर है सबको? और भी कुछ प्रश्न आ रहे हैं, देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आज का विषय परमाणु नहीं है रे, आज का विषय स्कंद है। ये कल की भ्रांति जो बनी थी उसको निकाल रहा हूं, उसके ऊपर प्रश्न। चलो अच्छी बात है, रूबी दीदी पूछो। वंदना भैया जी, हम्म। भैया जी मैं एक चीज ये जानना चाह रही थी कि जैसे अभी आपने बोला कि भाई कुछ मतलब जो विरोधी स्पर्श हैं वो उसमें होते हैं, एक होएगा, दो में से एक होएगा, है ना, ऐसे करके बोला ना। हम्म। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि रिसेसिव और डोमिनेंट करके मतलब जैसे दोनों गुण हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते? वो स्कंद में होंगे दीदी, तो अकेले परमाणु में नहीं है। किंतु जब परमाणु दूसरे परमाणु से जब स्कंद को, बंध की पर्याय को प्राप्त होता है, तो अलग अलग गुण वाले एकत्रित आ सकते हैं। और जब अलग गुण वाले एकत्रित होते हैं तब चर्चा होगी कि इसमें डोमिनेंट कौन होगा। नहीं पर केले लेकिन में, जैसे जो अकेले में है ही नहीं है। अब देखो उदाहरण देता हूं मैं आपको, केला। आप कच्चे केले लाते कि नहीं घर में? हाँ जी। तो कच्चे केले में तीखापन है क्या? बिल्कुल तीखापन नहीं है। बिल्कुल एक थोड़ा तो तीखापन है क्या कच्चे केले में? नहीं है तीखापन। उसकी सब्जी करते वक्त हम जब उसके ऊपर मिर्च मसाले डाल रहे हैं, उसके बाद में केले की सब्जी, आप उस पर तीखापन आ सकता है। तो जो उसमें नहीं था वो उसमें आ गया। कहां से आ गया? जब बंध को प्राप्त हो गया, उस विषय को बंध, उस विषय के पुद्गल को जब प्राप्त हो गया, उस गुण वाले पुद्गल के साथ जब बंध को प्राप्त हो गया, तब उसको मिल गया। अब मिर्च मसाले में भी देखो, मसाला जितना डाल रहे हो, पहले मान लो 2 कच्चे केले की सब्जी बनानी है, उसके लिए 1 चम्मच तीखा मसाला डाल दिया। ठीक है, तो वो सब्जी कितनी तीखी होगी? और 1 चम्मच मसाला ही मैं डालूंगा, किंतु 5 किलो कच्चे केले के लिए डाल दूंगा। अब बताओ
करेगा वो? तो कौन किसको डोमिनेट करेगा? दीदी का प्रश्न था कौन डोमिनेट करेगा, किसका प्रभाव रहेगा? तो ये प्रभाव के लिए बंध कैसे हो रहा है, किसका हो रहा है, ये बहुत सारे फैक्टर्स चेंज हो जाएंगे। नहीं, जैसे अब हम अपने को मान लो एक मतलब वो मानते हैं, जैसे हमारे अंदर भी तो होते हैं ना, बहुत सारे गुण होते हैं, कुछ रिसेसिव है, कुछ डोमिनेंट है। दीदी हमारा शरीर परमाणु है कि स्कंद है? संत है। बोलो। हाँ जी, हाँ जी, उत्तर ये आ गया। जो स्कंद है, स्कंद में कुछ भी पाया जा सकता है, कुछ भी मतलब जो सारी चीजें, आठ स्पर्श, पांच रस। अच्छा, तो जैसे अभी आपने बताया कि ताप दिया हमने, तो उसका जैसे उसका स्निग्ध वाला था पोर्शन, वो रुक्ष में बदल सकता है हम्म, ना, ताप दिया तो हम्म। वो रुक्ष वाला हिस्सा मतलब कैसे आया, उसका स्निग्ध वाला सूख गया तो अंदर रुक्ष वाला था, इसका तो, मतलब कुछ। तो वही तो बंध की चर्चा चल रही है ना। वो तो वो जिसमें जो चीज है ही नहीं, क्योंकि परमाणु का वर्णन अकेले परमाणु की अपेक्षा से किया गया है, किसी के बंध हाँ के साथ प्राप्त नहीं है। हाँ जी। और जब स्कंद का वर्णन कर दिया तो अलग अलग गुणों वाले परमाणु का गुच्छा है, तो वहां पर सारी चीजें आपको पुद्गल की प्रकट हो सकती है, अलग अलग पर्याय में। इतना ही फर्क है। ठीक है। देखो, आप जब कहते कि मेरे पास एक परमाणु में शीत गुण है, अकेले परमाणु में शीत और उष्ण में से शीत गुण है, ठीक है। अब इस परमाणु का शीत गुण बदलेगा क्या? शीत गुण वैसे नहीं बदलेगा, पर मेरे को जो लग रहा है अंदर से, जो समझ में आ रहा है ना, वो ये कि इसका डोमिनेंट और रिसेसिव वाला सीन है इसमें, मतलब मुझे ऐसा लगता है। कैसे एक अकेले परमाणु को कौन डोमिनेट करेगा जब तक वो बंध को प्राप्त नहीं कर होता? जब वो उष्णता जब उसको दी जाएगी तो उष्णता के साथ में उसका संबंध हो रहा है, स्कंद हो रहा है, क्योंकि उष्णता भी पुद्गल है, परमाणु भी पुद्गल है, वो दोनों का स्कंद बनेगा। अकेले मतलब डोमिनेट। परमाणु को आप अगर हीटअप करोगे, अकेले परमाणु को हीटअप करोगे तो वो बंद नहीं होगा। चिंतन करने पे पता चलेगा। अभी नहीं पता चल रहा है। जब एक नहीं। पुद्गल है तो दोनों का सहयोग कर रहे हो, उष्णता भी पुद्गल है, परमाणु भी पुद्गल है, तो दोनों का आप संबंध कर रहे हो, तो ये हाँ। बंध को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। यूं एक तो एक यूं खाली तो बर्तन प्राप्त है, हो रहे हैं। एक खाली बर्तन है, एक खाली बर्तन है, उसको परमाणु समझ लो, जी। उसको गर्म किए बिना गर्म होगा? गर्म नहीं होगा, लेकिन उसमें कोई क्वालिटी तो होगी ना कि जो पकड़ पाता है, ऐसा कुछ तो। बता तो रहे ना, वो एक या तो शीत है नहीं तो उष्ण है, या तो स्निग्ध है नहीं तो रुक्ष है, इनमें से इतनी ही प्रॉपर्टी है। और जो है सो है, हम हट करके उसमें नहीं डाल सकते दूसरी चीजों को। नहीं, हट करके नहीं डालेंगे, लेकिन अ, हमारे दिमाग के खांचे में पहुंचनी चाहिए बात। तो क्यों नहीं पहुंच रहे हम? यही मेरे प्रॉब्लम यही है, मुझे इंफॉर्मेशन के ऊपर कोई डाउट नहीं, अंदर क्यों नहीं जा रही मैं ये देख रहा हूं। यही है, क्योंकि मैं अंदर जो एक्चुअली बैठा है मैंने उसको इसलिए नहीं दिखाना पड़ेगा, तब तक अंदर नहीं जाएगी। मेरा प्रयास वो एक्चुअली है। वो एक्चुअली वो इसलिए नहीं चाह रही कि मैंने खुद को एक अणु माना और ये माना कि इसमें सब क्वालिटीज हैं, ऐसे करके। ये गलत हो गया ना। ये आगम के विरुद्ध आपने सोच लिया कि अगर मैं अनु हूं तो मुझ में सारी क्वालिटी है। आगम कहता है नहीं, आगम में इतनी इतनी ही क्वालिटीज है। हम्म। जब इतनी इतनी लिमिटेड क्वालिटीज है, उसको आप सारी क्वालिटीज है मानना आगम विरुद्ध नहीं होगा, चिंतन ही गलत हो जाएगा सब। हाँ जी। जो मुझ में नहीं है, मुझे सिंह है क्या? किसी जीव को सिंह होते हैं, इसलिए मैं भी जीव हूं तो मुझे भी सिंह होने चाहिए, जरूरी है? मतलब सभी प्रकार के जीवों में सारे प्रकार के जो गुण होते हैं वो एक ही प्रकार के जीव में आवे, ये जरूरी है क्या जस्ट बिकॉज वो जीव है? नहीं है, है ना। तो जैसे एक परमाणु पुद्गल है, स्कंद भी पुद्गल है, स्कंद में अलग अलग प्रकार के आपको गुण दिख सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि परमाणु में भी सारे गुण होंगे। यही डिफरेंस आचार्य भगवंतों ने सूक्ष्मता में जाकर बताया कि ये भी पुद्गल है, ये भी पुद्गल है, ये बना तो इसी से है किंतु अलग अलग तरीके से है। अभी तो आपसे स्पष्ट की अपेक्षा से विधि चिंतन कर रही हो, ये चिंतन आपको करना है कि भाई गंध दो प्रकार के हैं, उसमें से एक हाँ ही जी। गंध उसके पास है। वर्ण पांच प्रकार के हैं, उसमें से एक ही वर्ण उसके पास है, और कोई भी हो सकता है। मेरे पास पांच परमाणु है, तो पांच परमाणु में से परमाणु क्रमांक एक में पांच वर्ण में से कोई भी एक वर्ण हो सकता है, कोई भी हम्म। एक रस हो सकता है,
कोई भी एक गंध हो सकता है। और अब इसके और कॉम्बिनेशन तो वो कितने हो जाएंगे? हाँ, तो कॉम्बिनेशन वाला भी हो सकता है। कॉम्बिनेशन वाला अकेला परमाणु नहीं हो सकता है, मतलब एक परमाणु है, ये परमाणु में जो है सो है, इसमें चेंज नहीं होगा। दूसरा परमाणु है, उसमें जो है वो उसमें क्या होगा, इनमें से कुछ तो होगा। एक आपको रेंज दी गई है गुणों की, उन गुणों की रेंज में से होगा। मतलब आपके किचन में ये 5 पदार्थ दिए गए हैं, हाँ जी। ठीक है। मत अब हाँ जी। 5 पदार्थ कैसे कहेंगे, 5 से ज्यादा करने पड़ेंगे, क्योंकि गंध 2 प्रकार का है, रस हाँ 5 प्रकार का है, वर्ण 5 प्रकार का है, मतलब ये 12 हो गए। और हाँ। स्पर्श आपको चाहिए 4, 12 और 4 16, मतलब 16 प्रकार की सामग्री आपके किचन में है। ठीक है। इसमें से एक व्यंजन में 5 ही आइटम हो सकते हैं। हम्म। 16 आइटम आपको दिए गए हैं। हाँ जी। 16 आइटम में से आप जो भी व्यंजन बनाओगी, उस व्यंजन में से कोई भी 5 ही आइटम होंगे। ठीक है। और जिस व्यंजन में 5 आइटम है, उसमें छठा आइटम नहीं है। अब दूसरे व्यंजन में दूसरे 5 आइटम हो सकते हैं, ठीक है। तीसरे व्यंजन में तीसरे 5 आइटम हो सकते हैं। ऐसे कितने अनंत आइटम कर सकती हो आप, किंतु एक आइटम में, एक व्यंजन में 5 ही चीजें होगी, इंग्रेडिएंट 5 ही होंगे। अच्छा, एक चीज और जाननी थी भैया जी, जैसे ये मान क्लियर लीजिए हुआ क्या? एक मिनट, ये क्लियर हुआ क्या? हाँ, ये मेरे क्लियर हुआ, लेकिन चलो, है बस। ना, मैं हाँ। ये जानना चाह रही हूँ ना कि अब जैसे मान लीजिए हमने यही है कि हमने 5 इंग्रेडिएंट्स डाले और हमने एक चीज बनाई। नेक्स्ट किसी और आइटम में हमने नेक्स्ट 5 इंग्रेडिएंट्स डाले और कुछ और चीज बनाई। अब हम्म। यह जैसे हम इसको इस तरीके से नहीं लेते, हम कौन लेते से हैं 5? कौन से 5? वो रूल बना हुआ है ना? हाँ हाँ क्योंकि आपके पास में वो जो पहले 5 रस दिए हैं, उसको कैंसिल करके आप रस एक भी नहीं लोगे और उसकी जगह पर वर्ण 2 ले लोगे, ये नहीं चलेगा। तो रस के नहीं जो नहीं 5 है उसमें से एक लेना ही लेना है, वर्ण के हाँ, 5 है उसमें से एक लेना ही लेना है, सुगंध के 2 है उसमें से एक लेना ही लेना है, शीत उष्ण का एक डब्बा है उसमें से एक लेना ही लेना है, स्निग्ध रुक्ष का एक डब्बा है उसमें से एक लेना ही लेना है। ठीक है। तो अब मुझे एक चीज समझनी है कि जैसे ये होता है ना कि एक मतलब फ्लावर्स हम लेते हैं जैसे, है ना, अलग अलग टाइप के फ्लावर्स हो गए मान लीजिए, है ना, अलग अलग टाइप, इस फ्लावर में कोई और क्वालिटी है, इस फ्लावर में कोई और क्वालिटीज हैं, है ना, इसकी खुशबू अलग है, इसकी खुशबू अलग है, इसके गुण अलग है ना, इसके गुण अलग हैं। लेकिन क्या होता है कि जब उनको वो करके बना देते हैं ना, दो दो का मैच करके एक नया कुछ बीज बना देते हैं और वो नया कुछ फ्लावर निकल जाता है, तो वो एक नया स्कंद बन गया। अब जब उसके जब पीसीस होएंगे और उस कंद को हम तोड़ेंगे और उसके जब अणु बनेंगे, तो जब उसका जो अणु होगा, क्या उसमें क्वालिटीज नहीं होंगी मिक्स उसमें वाली? परमाणु, जब देखो बिल्कुल ठीक, क्योंकि आप परमाणु से स्कंद की तरफ जाने की जगह पर स्कंद से परमाणु की तरफ जब आओगे, मतलब हाँ मेरे हाँ पास एक बड़ा स्कंद था, उस स्कंद हाँ। में ये 10 गुण थे। हाँ जी। हाँ जब जी। उसका भेद करते 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 उसमें से एक परमाणु को जब आप अकेला अकेला अलग निकालोगे, हाँ जी। अलग जब निकालोगे, तो उस एक परमाणु में यही 5 चीजों में से एक एक होगी, उसके बिना और हाँ कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परमाणु की निर्मित होती नहीं दूसरे तरीके से, परमाणु की निर्मित सिर्फ भेद से होती है। हाँ, भेद से होती है ना, तो मतलब वो मिक्स इसका वाले गुण मतलब अनादिकाल से जो परमाणु 3 लोक में उपलब्ध है, वो भी किसी न किसी स्कंद से ही छूटे हुए हैं। हाँ जी। और वो तो छूट करके अकेले परमाणु की स्टेज में आएंगे, तो नियम से उसमें ये 5 चीजें ही मिलेगी, उससे अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मतलब अच्छा, उसमें मतलब कि शुद्ध वाले गुण ही होंगे बस? अब आप उसको परमाणु को अकेले को खुद तो शुद्ध माना गया है, क्योंकि इसके बिना उसकी कोई हाँ, दूसरी पर्याय नहीं है, इसलिए उसको शुद्ध ही कहो, ठीक है। ठीक है, ठीक, अब सही है, अब सही ठीक है। है, ठीक है भैया चलिए। जी। अब अर्चना दीदी ने इसमें और एक नई चीज जोड़ दी थी और पूछ बना ली थी। वो बोली इसका विरुद्ध आहार बनेगा। अरे दीदी, दृष्टांत को दृष्टांत तक रहने दो, विरुद्ध आहार की बात कहाँ कर रहे हो यहाँ पर? ठीक है। अच्छा, आप बोलिए क्या कहना चाहती हो आप? नहीं भैया, पर जब वो 20 आपने सामान बताया ना, उसमें से एक एक निकालना है, तो कोई भी जैसे 2 निकाल लिए वर्ण, तो उसके लिए मैंने बोला था कि हाँ ये हाँ, विरुद्ध गलत आहार तरीके से, गलत तरीके से अगर 2 जिसके नहीं है। चाहिए थे, हाँ वो ठीक है। विरुद्ध क्या, वो बनेगा ही नहीं यहाँ पर, ये सीधी बात बनेगा ही है। नहीं, मतलब ऐसी विरुद्ध अवस्था कैसे होती ही नहीं है। विरुद्ध हो चलो, जाएगा। ठीक है ठीक है। अच्छा हो गया ना, मैंने अपना क्लियर कर लिया। चलो एक मिनट, अभी रेखा दीदी, फिर मीनाक्षी दीदी, फिर विजयालक्ष्मी दीदी, फिर दीपा दीदी। हाँ, वंदना भैया, हम्म। अभी आपने बताया कि परमाणु में से
स्निग्ध रुक्ष में से एक स्पर्श रहता है और शीतोष्ण में से एक रहता है। तो जब स्कंद बनता है तभी उसमें सभी स्पर्श चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी है? क्या जरूरी है? एक आध चीज में अलग सारे स्पर्श थोड़ी होते हैं, जरूरी नहीं है। आप कोई भी उदाहरण ले लो, एक आध सब्जी ले लो, हम्म, जो भी, मान लो आपने चलो आपने क्या बना लिया, मान लो पूरन पोली बना ली। पूरन पोली में सारे के सारे रस होते हैं क्या? नहीं। कड़वा रस है उसमें? हाँ। पूरन पोली कड़वी होती है क्या? नहीं। नहीं, तो कड़वा वाला रस नहीं है उसमें। ठीक तो ये है। जरूरी नहीं कि सभी स्कंदों में सभी गुण पाए जाए, ये जरूरी नहीं है। नहीं। हाँ। ठीक है, लेकिन और स्कंद में जब स्कंद बनता है, महत्वपूर्ण बात, आपकी बात को जोड़ करके मैं देख रहा हूं, जब आप स्कंद का उल्लेख करते हो तो स्कंद के प्रधान गुण होते हैं। स्कंद के प्रधान गुण होते हैं, ये एकांत मत कहना। मान लो कल मैंने 10 पूरन पोलियां ले ली, 10 पूरन पोलियां, ठीक है, और उसके साथ में उसमें मैंने एक बूंद इतना करेले का जूस डाल दिया। करेले का जूस 10 पूरन पोली लेकर के एक करेले का जूस का एक ड्रॉप उसके ऊपर डाल दिया, एक बिंदु डाल दिया और पूरा उसका बंद कर दिया, दोनों मिक्स कर दिए। पूरन पोली कड़वी हो गई क्या? नहीं। तो नहीं। वर्णन क्या है? पूरन पोली में कड़वा रस नहीं है, और सूक्ष्मता में परमाणु के छोटे छोटे स्कंद तक चले जाओ, क्या वो करेले का जूस का क्या परमाणु गायब हो गए? नहीं। वो जो उसका जो स्कंद बना हुआ है, वो स्कंद में वो गौणता को प्राप्त है, और ये कहा जाता है कि उन गौणता के परमाणु को, जो प्रभावशाली परमाणु है, उनके गुणों से उसको ढक दिया या उसको परिणमाया, ये भी कथन किया जाता है। ये भी प्रधान वर्णन है, कथन करने की पद्धति है। हाँ। उसका अलग से अस्तित्व सूक्ष्म वर्णन की अपेक्षा से अलग अस्तित्व पाया जाएगा। ठीक है, अगर मान लो आपने 24 कैरेट तो गोल्ड होता है, प्योर गोल्ड है ना, और उसके लिए जब आप 22 कैरेट का जब अंगूठी बनाने के लिए तैयार करते हो, तो उसके 24 कैरेट का 22 बन गया, इसका मतलब है दूसरा कोई तो धातु आपने उसमें मिक्स कर दिया। किंतु अंगूठी किसकी कहते हो आप? सोने की कहते हो, या वो जो इम्प्योरिटी के लिए मानो थोड़ा सा तांबा उसमें मिलाया होगा 2 कैरेट का, इसलिए तो 24 से 22 हो गया। वजन उतना ही है, ये भी 1 तोला है, ये भी 1 तोला है, तो 1 तोला का तोला वैसे ही रह गया। तो मतलब क्या है, 22 कैरेट का सोना और थोड़ा सा तांबा मिला दिया, तो अंगूठी तांबे की कहते हो क्या सोने की कहते हो? है ना, बंध को प्राप्त हुआ कि नहीं, 2 धातु है वहां पर, फिर उसको सोने की अंगूठी ही कहते हो। किंतु कल उसका लेबोरेटरी में विश्लेषण करने के लिए जाएंगे तो उसमें तांबे के परमाणु, तांबे के स्कंद भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। बस ये इस बात को हमको याद रखना है कि जब परमाणु का वर्णन होता है, वो शुद्ध परमाणु, एक अकेले परमाणु का वर्णन, उसका जो है जो का जो वैसा का वैसा वर्णन होगा। किंतु स्कंद में जब वर्णन होगा तो स्कंद में मिला जुला असर रहता है, उसमें प्रधान वर्णन जो ज्यादा प्रभावकारी है उसका वर्णन होगा प्रधान वर्णन, और गौण वर्णन में बाकी जो उसके इंग्रेडिएंट्स है सबका अलग अलग वर्णन कर सकते हैं। तो एकांत नहीं बनाना है, स्कंद को स्कंद की अपेक्षा से देखना, परमाणु को परमाणु की अपेक्षा से देखना। ठीक है, जैसे शुद्ध जीव की चर्चा करते हो तो शुद्ध जीव में जो चीजें होनी है वो वही होगी, जो नहीं होनी है वो बिल्कुल नहीं होगी। वैसे ही संसारी जीव मिलीजुली अवस्था है। वो मिलीजुली अवस्था मतलब अलग अलग वर्णन उसका प्रधानता से संसारी जीव है, किंतु गौणता से वो कौन सी गति का है, वो कौन से जेंडर का है, वो कितने इंद्रिय वाला है, वो कौन सी काय वाला है, वो आहारक है कि अनाहारक है, पर्याप्तक है क्या अपर्याप्तक है, लगाओ सारी मार्गणाएं प्रवृत्नाएं। गौण वर्णन होगा कि नहीं होगा? होगा। आपको देखने के बाद अब ऐसा कोई कहता है क्या पर्याप्तक रेखा दीदी आ गई करके? क्यों? आपको जितने लोग जानते हैं और जितने लोगों को आज तक मिली हो, लोग आपको पहचानते और आकर के मिलते हैं कि भाई ये स्वाध्यायी दीदी है, आप वो स्वाध्याय में होते हो, किसी ने पूछा क्या दीदी आप पर्याप्तक ही हो ना? क्यों ऐसा नहीं कहते? क्यों आपका ये
आप में नहीं है पर्याप्तकपना, तो कोई वर्णन क्यों नहीं करता? बरोबर. कि वो इंक्लूड हो गया, वो अध्यारूत हो गया, वो गौण वर्णन हो गया यहाँ पर। हम्म. जब उन गुणों की अपेक्षा से चर्चा नहीं होगी तब तक नहीं होगा। स्वाध्याय में जब हम बैठेंगे और यहाँ पर बैठे हुए सारे जीव अपर्याप्तक है कि पर्याप्तक चर्चा होगी, तब आपके पर्याप्तक अपर्याप्तक गुण की अपेक्षा से वर्णन किया जाएगा। वर्णन होगा. तो बरोबर. ये इसीलिए स्कंद भी पुद्गल है, परमाणु भी पुद्गल है, इसके लिए सभी पुद्गलों का, सभी पुद्गलों को कुछ भी कहीं भी सारी चीजें आप उसको रिलेट नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई क्या? स्वाध्याय करते वक्त कौन सी इंफॉर्मेशन को आप कैसे संबंध लगाना है, किसका किस अर्थ से लेना है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है? और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अलग अलग ग्रंथों में विषय अलग अलग चलते हैं और उन विषयों की अपेक्षा से वर्णन होता है। आचार्यों को, कोई भी आचार्य जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, जो ग्रंथ जितने हमारे पास पहुंचे हैं, उनमें से एक भी आचार्य केवली भगवान नहीं है। तो इसीलिए उनको गुरुओं से प्राप्त जैसा ज्ञान हो गया, जो कम ज्यादा ज्ञान हो गया, उन्होंने उसी प्रकार से प्रामाणिकता से उसको आगे पहुंचाया। अब वो किस अपेक्षा से लिखा है, उसकी अपेक्षा जाने बिना, क्योंकि हमारा पूरा जैन दर्शन ही स्याद्वाद के ऊपर डिपेंडेंट है, उसके ऊपर आधारित है। मतलब हर एक का वर्णन स्यात् ऐसा, स्यात् ऐसा, कथनचित ऐसा, कथनचित ऐसा, इस अपेक्षा से ऐसा, इस अपेक्षा से ऐसा, सारा कथन ही आपका पूरा जिन दर्शन इसके ऊपर आधारित है। तो आप एकांत को पकड़ करके चल ही नहीं सकते कि हमने ऐसा सुना था, हमने ऐसा पढ़ा था, इस ग्रंथ में ऐसा लिखा है इसलिए ऐसा ही है। बोल सकते हो क्या पूर्णिमा दीदी? आपको हमने एक टास्क दिया हुआ है, दिन में 3 बार समुद्घात का, नींद नहीं आती है हमको। आपने हमको भेज दिया था 3 बार समुद्घात होता है, आपको ढूंढना है। आपको लगता है कि एक दिन शांति से पंकज भैया सो पाए, अब आपको ढूंढ करके लाना है। ठीक है ना? कि भाई दिन में 3 बार समुद्घात की अपेक्षा वर्णन है कि एक समुद्घात के 3 अलग अलग अवस्थाओं की अपेक्षा से वर्णन है। हमने अपने बुद्धि से जो लगाना है लगा लिया है अभी। ठीक है ना? मरहम तो लगा लिया है, बट आप पूरा उसको हमको चाहिए। क्लियर है? ठीक है। ठीक है. मीनाक्षी दीदी, भाई श्रावण कृष्णा एकम 2025 की तक तो पता नहीं, 2026 तक तो पूरा करेंगे। ठीक है ना? चलिए मीनाक्षी दीदी पूछो। बने ना भैया जी. हम्म। और जो परमाणु होता है उसमें रस गंध वर्ण एक एक रहेगा और 2 स्पर्श रहेंगे. तो जो स्कंद होगा तो उसमें 4 स्पर्श आएंगे क्या? अभी हमने प्रमोद जी के उत्तर में दे दिया था ये। इनकी जो पर्याय बनेगी, इनकी जो पर्याय बनेगी, बर्फ के पास अगर मान लो कठिनता है, तो वो कठिनता मृदुता में बदल सकती कि नहीं बदल सकती है तापमान देने के पश्चात। मतलब स्कंद के ऊपर अलग अलग फैक्टर्स जब काम करते हैं तो उनके गुण बदल सकते हैं। ठीक है? लेकिन एक समय में स्निग्ध में कितने गुण रहेंगे? अनंत गुण रहेंगे। स्कंद में एक गुण के अनंत अविभाज्य प्रतिच्छेद हो सकते हैं। नहीं, हम बोलते हैं ना परमाणु में 5 गुण होते हैं. हम्म। तो वैसे स्कंद में 6 गुण, ऐसा कोई नियम है क्या? ये नियम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उदाहरण अभी भी मैंने दे दिया, पूरन पोली का और या अंगूठी का जो उदाहरण दे दिया, नीम के रस का जो दे दिया। आप कैसे कथन करोगे उसके? कोई नियम कर सकती है उसको? नहीं कर सकते। ठीक है? तो वहां पर प्रधान वर्णन, गौण वर्णन, ये अपेक्षा से 2 वर्णन हमें अपेक्षात रखना है। अगर उस पदार्थ, उस पुद्गल के बारे में सारी जानकारी आपको जाननी है, नए से जानना है, तो नए से एक देश जानकारी मिलेगी। अगर प्रमाण से जानना है तो स्यात वाले सारी चीजों को आपको जानना पड़ेगा। प्रधान वर्णन बताओ, गौण वर्णन बताओ, पर्यायार्थिक नौ से बताओ, द्रव्यार्थिक नौ से बताओ, सद्भूत असद्भूत सभी तरीके से बताओ। तब जाकर के हम पूरी की पूरी वस्तु हमको दिखाई देगी, वो चीज दिखाई देगी, और फिर उसके बारे में कुछ कह सकते हो। और क्या कह सकते हो? वो भी स्यात से ही कहना पड़ेगा कि ये वस्तु स्यात ऐसी है, स्यात ऐसी है, स्यात ऐसी है, स्यात ऐसी है। ठीक है? यही अंतिम सत्य है। चलिए विजयलक्ष्मी दीदी।
वो हम ऐसे समझ सकते हैं क्या? अभी समझो अपन एक मैग्नेट लिया और एक आयरन रॉड लिया, हाँ, तो हम मैग्नेट को आयरन रॉड से घिस दिए तो उसके पूरे परमाणु आयरन में आए तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उस आयरन में आती है कि नहीं? ठीक कि है, वो अट्रैक्ट, सेम ऐसा ही अपन अणु और परमाणु मतलब अपोजिट रहता है तो अट्रैक्ट होता है तो इसकी प्रॉपर्टी उसमें आ जाती है स्कंद होकर वो। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये इस प्रकार उसका से मतलब लॉजिक यही है अणु और स्कंद का। एग्जैक्टली लॉजिक वही है कि जब अणु है तो अणु की शुद्ध पर्याय इसमें से ये सारी चीजें अणु में ये नियम के अनुसार होगी। और जब उससे स्कंद बनेंगे तो अलग अलग प्रकार की पर्याय बन सकती है, तो अलग अलग पर्याय में अलग अलग वहां पर उसकी गुण हम। और ऐसा भी है कि जैसे कि मैग्नेट लाइक पोल्स रिपेल करता है और वो ऐसा ही सेम इसमें भी हाँ, अट्रैक्ट, अपोजिट पोल से अट्रैक्ट करता है। टेम्परेरी मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, सारी चीजें आई है उसमें। हाँ। ठीक है, चलिए दीपा दीदी। नहीं समझ गया। मेरे को तो वो कहना था कि स्कंद परमाणु का स्कंद बन जाता है, और स्कंद जब फूटता है तो ये लघु गुरु मृदु कठिन तो स्कंद में रहते हैं और परमाणु में नहीं रहते। तो हट तो जाएंगे। तो देखो, स्कंद से परमाणु छूटता है, इसका मतलब ये नहीं कि बढ़ा हुआ स्कंद परमाणु हो गया। आप ध्यान से सोचना, आपकी बात समझ में आ गई। दीदी का कहना क्या है, अगर 2 और 2 4 बने हुए हैं तो जब वो टूटेंगे तो कहीं ना कहीं तो उसका अस्तित्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आप बोलते परमाणु में उसका अस्तित्व नहीं, तो चला कहा गया। स्कंद में जो कठिनता और मृदुता थी, कठिनता या मृदुता जो भी स्कंद में थी, उससे परमाणु फूटने के बाद वो चली कहा गई, क्योंकि परमाणु में तो आती नहीं। पर जब स्कंद से परमाणु अलग हो गया तो एक परमाणु बन गया मान लो, तो बचे हुए स्कंद में रहेगी। अगर स्कंद पूरा का पूरा टूट करके सारे परमाणु बन गए, 10 परमाणु का स्कंद था, बिखर करके 10 परमाणु हो गए, तो ये समझना कि वो 10 परमाणु जब बनते हैं तो 10 परमाणु में अलग अलग परमाणु में मृदुता कठिनता नष्ट हो गई। क्यों नष्ट हो गई? क्योंकि वो स्कंद पर्याय में बनी हुई थी। स्कंद पर्याय को छोड़ने के बाद में वो वहां से चली गई, क्योंकि स्कंद पर्याय में जो प्राप्त हो सकता है वो भेद पर्याय में नहीं पा सकता, वो परमाणु पर्याय में नहीं पा सकती है, उसमें से उसका निकल जाएगा। फिर उसका देखो, एक उदाहरण देता हूं, पानी था। पानी पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की भी मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के। तो जब तक वो जल पर्याय में है आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलेंगे, किंतु जब इनमें से ये बिखर करके सारे परमाणु 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 हो जाएंगे तो कोई हाइड्रोजन वाला परमाणु होगा, कोई ऑक्सीजन वाला परमाणु होगा। एक परमाणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों चीजें मिल जाएगी क्या? नहीं मिलेगी। इसका अर्थ क्या हो गया? जब तक जल की पर्याय, जब तक स्कंद पर्याय है तब तक वो दोनों चीजें वहां पर मिलेगी, किंतु जब वो बिखर करके सारे अणु अगर परमाणु अलग हो जाएंगे तो अपने अपने शुद्ध पर्याय में आएंगे। और स्कंद की अपेक्षा से अगर कोई वहां पर कोई पर्याय बनी थी, कोई गुण बना था, तो वो परमाणु में आए ही जरूरी नहीं है। परमाणु में परमाणु के नियम की अपेक्षा से ही चीजें आएगी। फिर वो परमाणु का शीत उष्ण या स्निग्ध रूप से वो गुण आएगा क्या स्पर्श आएगा? बिल्कुल। इसका उल्टा भी कर सकते हो, इसका उल्टा भी कर सकते हो, जैसे अरविंद जी ने पूछा था। तो 10 परमाणु मेरे पास छुट्टे 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 चिल्लर वाले हैं और 10 परमाणु में कहीं पर भी मृदुता और गुरुता नहीं है, पर स्कंद बनने के बाद उसमें आ सकती है कि नहीं आ सकती है? जब 10 रॉ मटेरियल के 10 इनपुट में नहीं थी तो आउटपुट में स्कंद में आई कहां से? तो वो परिणमन होकर के आती है। स्कंद बनते वक्त परमाणुओं का परिणमन हो रहा है, स्कंद बनते वक्त परमाणु के गुणों का परिणमन हो रहा है, और वो परिणमन होकर के आपको अलग अलग गुण मिल सकते हैं। तो तभी स्कंद होते वक्त शीत उष्ण में से एक नहीं रहेगा, लघु गुरु मृदु कठिन आएंगे उसमें गुण। जो अभी जो आपको 5 पर्याय बताई थी वो 5 पर्याय आएगी, वो 5 पर्याय कोई भी 5 उसमें से आ जाएगी। ठीक है, कितना सुंदर वर्णन है। देखो कैसे कैसे एक अपने क्षयोपम एक एक जो आप बंधा हुआ था अपने ज्ञान के ऊपर, वो खुल रहा है और नई नई जानकारी अंदर जा रही है। हाँ या ना? कभी तो हाँ बोलो। चलो, अर्चना दीदी बोलिए। नहीं भैया जी, यही बात बोल रही थी, जैसे दीपा दीदी ने पूछा कि पर्याय में जब स्कंद टूटता है तो गुरु लघु वाला तो
अणु से लघु तो कुछ होता नहीं है, तो गुरु तो रह ही नहीं जाएगा, लघु भी नहीं रह जाएगा। अब जहां तक भाई मृदु और कठिन, तो मृदुता और कठिनता की बात तो आपने उसके डेंसिटी से बता दी थी। तो जैसा भी कोई चीज छोटा होता जाता है उसकी डेंसिटी कम होती जाती है, तो वो हल्का हो ही जाएगा। तो उसमें इस टाइप अब की चीजें। आप ही के शब्दों से प्रेरित होकर के मैं नया दृष्टांत आपको दे रहा हूं। दृष्टांत वही है, उदाहरण और एक दे रहा हूं आपको मैं। आप एक बात बता दो, आप हल्दी, गीली हल्दी, गीली अदरक है कि नहीं है, उद्गल पिंड है, उसमें स्निग्धता कितनी है देखो। ठीक है, अब उसको मैंने सुखाने के लिए रख दिया, 10 दिन बिल्कुल कड़क धूप में सूख गया। अब सूखने के बाद में उसमें वही स्निग्धता मिलेगी। तापमान का अंतर। तो परमाणु में नहीं बदला है, स्कंद का स्कंद ही है, छोटा मोटा स्कंद है। मैं ये नहीं कहता कि जितने परमाणु का स्कंद था उतने परमाणु का स्कंद है। अगर टूटा भी है तो स्कंद है, उसके ऊपर धूल बैठ करके अगर बना हुआ है तो भी स्कंद ही है। तो स्कंद से स्कंद भी जब परिणमन जब होता है तब भी वही पर्याय, तभी सारे गुण वही रहे ये जरूरी नहीं है, गुणों में परिणमन हो सकता है। ठीक है, क्लियर है सबको? ये भी चीज को समझना, अकेले स्कंद से परमाणु बने या परमाणु से स्कंद बने तो बदलाव होता है ऐसा नहीं है, स्कंद से स्कंद बने तो भी उसमें बदलाव होता है, ये हमको जानना है। अरविंद जी कह रहे कि पर्याय बदलती है तो गुण भी बदलेंगे क्या? बिल्कुल बदल सकते हैं, क्योंकि पर्याय गुणों की अपेक्षा से बनती है। पर्याय किसकी अपेक्षा से बनती है? गुण की अपेक्षा से बनती है। चलिए, और एक प्रश्न है, विजयलक्ष्मी दीदी पूछिए, उसके बाद रेखा दीदी। ये ऐसा है, देखो केमिस्ट्री में हम पढ़ते नहीं, हाइड्रोजन वन एटम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद वन एटम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। वाटर मतलब स्कंद हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये परमाणु हो गए, है कि नहीं। उसका रिवर्स भी आता है, जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो उसका वेपराइजेशन फॉर्म में ऑक्सीजन चले जाए, ऐसा होता है। मतलब रिवर्स रिएक्शन पण रहता है ना उसमें, जैसा हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रोजन reacts with oxygen to form nitrogen dioxide। अपने सिलेबस के हिसाब से देखो, हम अपने सिलेबस के हिसाब से देखते हैं, दोनों मतलब को वही वैसा ही होता है, मतलब जो फॉर्म होते हैं वो स्कंद है, जो दो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और उसका रिवर्स रिएक्शन करे कि दोनों मॉलिक्यूल्स अलग अलग होते हैं आइटम्स। दीपा दीदी को मैंने वही तो जल का उदाहरण दे दिया और उनको भी एकदम फटक से समझ में आ गया, क्योंकि ये हम लोगों ने जो बहुत बार एक्सपेरिमेंट करके अपने स्कूल में जो एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं ना, तो हम ये भूल गए थे कि हम श्रुति ज्ञान पढ़ रहे हैं। हाँ, मालूम था। अब लग रहा है अरे हमने जो पढ़ा है वो भी तो श्रुति ज्ञान ही है। चलिए, बट अभी जो पढ़ा है वो आधुनिक श्रुति ज्ञान, प्राचीन श्रुति ज्ञान की अपेक्षा से ही पढ़ा है। रेखा दीदी पूछिए, चलिए जल्दी, मुझे आज आगे भी बढ़ना है। आज अभी आपने बोला ना कि हल्दी सूखने के बाद और अदरक का उदाहरण दिया, तो उनका कठिनपना जाके हल्कापन ही आएगा ना उनमें। मैं स्निग्धता और रुक्षता की बात कर रहा हूं, मैं पहले स्निग्धता ज्यादा थी, अब रुक्षता ज्यादा है। तो उसमें हल्का भारीपन नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत सारी चीजें बिल्कुल चेंज हो सकता है, क्यों नहीं चेंज हो सकता? हल्का भारीपन भी चेंज हो गया, भारीपन निकल करके हल्कापन आ गया। हाँ, और थोड़ा पर्याय ही बदल गई ना, पर्याय भी उनमें से चेंज हो गई। अगर पर्याय नहीं बदलती तो चौके में चलता क्या? हाँ, वही पर्याय बदल, बराबर है ना। अरे इतनी पर्याय बदलने की अभक्ष्य से भक्ष्य हो गया। हाँ चलो ठीक है। क्लियर है सबको? भारी मन से हाँ बोल रहे कि अच्छे मन से हाँ बोल रहे हो? सेवेंटी परसेंट जो बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिले, उनकी भी मैं हाँ ही समझता हूं, क्योंकि उन्होंने 30% को रिप्रेजेंटेटिव बनाया था, उन्होंने हाँ बोल दिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुख्यतः से उन गाथाओं की तरफ चलेंगे जो कल हम लोगों ने जो गाथाएं ली थी, उन्हीं गाथाओं को अभी भी चला रहा है, क्योंकि एक एक चीज हमने सिर्फ कल शब्दार्थ को देखा था, भावार्थ को देखते हुए चल रहे हैं। तो कल हमने देखो क्या क्या देखा था, मैं फिर से उस गाथाओं को 6 से 9 से लेकर 613 एक एक गाथाओं को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। तो
उसके अंदर क्या क्या रहस्य छिपा है, इन चीजों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से आपको वो गाथाएं दिखा रहा हूं। अब आज हमें किसी एक चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, इसको देख लीजिए पहले। सबसे पहले आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं, निद्धत्तम लुक्खत्तम बंधस्य ये कारणम तो ये आदि। स्निग्धत्व और रुक्षत्व ये बंध के मुख्य कारण बताए गए हैं। तो बंध होना है तो स्निग्धत्व और रुक्षत्व की अपेक्षा से होगा। फिर इनके कितने भेद है, क्योंकि स्निग्धत्व एक गुण है, रुक्षत्व एक गुण है, तो स्निग्धत्व के दो गुण भी हो सकते हैं, तीन गुण भी हो सकते हैं, संख्यात असंख्यात अनंत गुण हो सकते हैं। ऐसा रुक्षता का भी हो सकता है। अब स्निग्धता के एक गुण की अभिप्राय से जगन्य गुण कहने का है। मतलब जो एक गुण वाला कहेंगे वो एक गुण वाले को मुख्यता से जघन्य गुण कहा, एक गुण वाले को जघन्य गुण कहा। तो आपको यहां पर अभी एक चित्र दिखा देते हैं, ये वाला दिख रहा है सबको? देखो क्या लिखा है, सबसे जघन्य स्निग्धत्व। एक साइड में स्निग्धत्व की दिखाई है, उसको समझ लेना पहले। तो सबसे जघन्य स्निग्धत्व है तो बोले ये एक गुण स्निग्धत्व है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी भ्रांति होती है, दो गुण हो गए, तीन गुण हो गए, मतलब अलग अलग गुण हो गए क्या? अरे नहीं, उसी गुण की अलग अलग पर्याय हो गई। मतलब काजू कतली की मिठास और गुलाब जामुन की मिठास, गुण कितने हैं? मुख्य गुण एक ही है, मिठास। किंतु मिठास का अल्प बहुत्व है कि नहीं है? मिठास के गुण के अंश कम ज्यादा है कि नहीं है? है। तो सबसे कम अंश जो है उसको जघन्य गुण कहा। उसके ऊपर जो दूसरा गुण अंश आएगा उसको क्या कहा? द्वितीय गुण कहा। फिर उसके ऊपर एक गुण बढ़ने से, एक अंश बढ़ने से त्रिगुण कहा। इसी प्रकार से ये संख्यात अंश बढ़ने से संख्यात गुण, असंख्यात अंश बढ़ने से असंख्यात गुण, और अनंत अंश बढ़ने से अनंत गुण। इसको डिग्री कहते हैं, पावर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पावर कहते हैं। अंग्रेजी में जिनको केमिस्ट्री याद आ रही है, फिजिक्स याद आ रहा है, वो पावर समझ लेना या डिग्री शब्द समझ लेगा, ठीक है? और जिन्होंने साइंस बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है वो इस चीज को याद रखना है कि इतना मीठापन, उससे थोड़ा ज्यादा मीठापन, उससे छोटा ज्यादा मीठापन, और ये जो एक के बाद जो दूसरा मीठापन है उसके बीच में कोई मीठापन नहीं रहता। एक मीठापन रहता है, उसके आगे जो दूसरा मीठापन है वही मीठापन की गुण की पर्याय है। इसके बीच में कोई मीठापन नहीं रहता है, क्योंकि इसीलिए तो उसको एक अंश की बढ़ोतरी मानी है। बात समझ में आ रही है? एक गुण से उस गुण का गुणांश बढ़ा। कितने से गुणांश बढ़ा? एक से गुणांश बढ़ा। अगर एक से गुणांश बढ़ा मतलब उस गुण की मात्रा बढ़ गई, ठीक है? अब ये सुनने से किसी के मन में भ्रांति हो गई कि जघन्य गुण जो है उसमें एक अविभाग प्रतिच्छेद होता है, और दो गुण अंश जहां पर होते हैं वहां पर दो अविभाग प्रतिच्छेद होता है। कितने लोगों ने ऐसा सोचा? मोटा मोटी में ऐसा भी सोचने वाले लोग हमारे पास होते। तो इनकी भ्रांति को निराकरण करने के लिए आचार्य भगवान कहते हैं जघन्य गुण भी अनंत अविभाग प्रतिच्छेदों से बन सकता है। क्या कह रहे? जघन्य गुण भी अनंत अविभाग प्रतिच्छेदों से बन सकता है। तो उसके भी फिर से अलग अलग भाग बनते हैं। तो आचार्य भगवान को पूछा गया, ये ड्राइंग समझ में आ गया सबको? चार्ट समझ में आ गया? चलो एक एक गुणांश को बढ़ाने की बात यहां पर की है। अब थोड़ा सा इसके सूक्ष्मता में चलते हैं। सबसे पहले तो आचार्य भगवान को यहां पर प्रश्न पूछा गया कि भगवान आपने अब तक संश्लेष बंध ये शब्द लगाए, तो ये बंध संश्लेष होता है मतलब क्या है? पक्का बंध किसे? संश्लेष का मतलब पक्का बंध। ये पक्का बंध किसे कहते हैं? क्योंकि अलग अलग प्रकार के बंध होते हैं।
तो ये संश्लेष बंध किसे कहा गया? तब आचार्य भगवान कहते हैं जैसे लाख और काठ, लाख सब लोग समझते हैं, वनस्पति की लाख रहती है, चूड़ियां आदि बनती है उससे, तो वो लाख और लकड़ी, ये दोनों को जब परस्पर संश्लेष हो जाता है, परस्पर ऐसा बंध होता है, तो उसे संश्लेष बंध कहते हैं। और इसका उदाहरण दे रहे हैं वो वज्रलेप। मूर्ति के ऊपर वज्रलेप किया हुआ दिखाया आपने कभी? अरे इसको तो हाँ बोलो, मूर्तियों के ऊपर वज्रलेप होता है कि नहीं? पुरानी प्राचीन मूर्तियों के ऊपर अब तक देखते रहते, पिछली बार जब गए थे तो मूर्ति का वर्क कलर कैसा था, और इस बार गए तो बिल्कुल बढ़िया से पक्का काला हो गया। अभी अभी हाल में शिरपुर में अंतरिक्ष पार्षद भगवान की प्रतिमा के ऊपर किया गया। अब ये वज्रलेप होने के बाद में कितने भी अभिषेक करो, कितने भी दुग्ध के करो, कितने भी पंचामृत करो, कितने भी जल के करो, वर्ण में फर्क आता है क्या? नहीं आता। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि वो एक ऊपर से कोटिंग किया गया, वो कोटिंग किया गया। चांदी की अंगूठी के ऊपर सोने का पानी चढ़ाया, तो सोने का जो पानी चढ़ा है वो बंध कैसा है? संश्लेष बंध है। क्या कहते हैं? वो संश्लेष बंध। तो संश्लेष सबको समझ में आ गया, पक्का वाला। अब आचार्य भगवान को प्रश्न करते हैं कि आपने जघन्य गुण में एक गुण कहा, जघन्य गुण में एक गुण कहा, तो क्या जघन्य गुण में एक ही गुण होता है? एक ही अविभाग प्रतिच्छेद से बनता है? तो आचार्य कहते हैं नहीं, जघन्य गुण भी अनंत अविभाग प्रतिच्छेदों से बनता है। अब ये बात थोड़ी सी हजम होने के लिए मुश्किल है, क्योंकि इसके पहले जितना भी हमने बोला था वो सब में क्या कहा था? जघन्य का अर्थ होता है मिनिमम। जघन्य का अर्थ क्या होता है? मिनिमम। किंतु उसका अर्थ क्या है? मिनिमम विच कैन बी सेंस्ड या मिनिमम विच कैन बी अवेलेबल। जघन्य प्राप्ति की अपेक्षा से कह दिया या जघन्य ग्रहण करने की अपेक्षा से कह दिया? किसी भी जीव में ज्ञान होता है कि नहीं होता है? इस प्रश्न को भी आप हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं? जो जागृत अवस्था में है वो जरूर बताएंगे। क्या बताएंगे? किसी भी जीव में मिनिमम ज्ञान होता है, तो उससे कम ज्ञान नहीं होता है। जीव की अपेक्षा उससे कम नहीं होता, किंतु ज्ञान की अपेक्षा। ज्ञान मार्ग याद आ रही है? वो लाइन से भी नीचे थे। क्यों? एक पाया जाना, तीनों लोकों में इससे कम पाया नहीं जाता, वो एक मिनिमम हो गया, वो जघन्य हो गया प्राप्ति की अपेक्षा। और दूसरा भाई उससे नीचे होता है, वो सेंस नहीं होता, वो अवेलेबल नहीं होता, वो कहीं भी पाया नहीं जाता, बट होता जरूर है। वैसे ही यहां पर कह रहे हैं कि सबसे जघन्य गुण विच कैन बी आइडेंटिफाइड, विच कैन बी अवेलेबल, जो प्राप्त होगा, और वो भी अनंत अविभाग प्रतिच्छेदों से बन रहा है, मतलब उसके भी अनंत टुकड़े किए जा सकते हैं, और उसका एक टुकड़ा लेंगे तो वो सबसे छोटा होगा कि नहीं होगा? तो होना और प्राप्ति की अपेक्षा से बताना दोनों अलग अलग चीजें समझ में आ रही है। अगर ये समझ में आएगी तो जघन्य गुण में अनंत अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, ये समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, समझने में कठिन नहीं हो रहा है क्योंकि ज्ञान मार्गना में पढ़ा है। तो इसलिए आचार्य भगवान कहते, तो आचार्य भगवान को प्रश्न पूछा, भगवान जघन्य गुण में अनंत अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, ये बात तो समझ में आ रही है, किंतु अविभाग प्रतिच्छेद किसे कहेगी, जरा एक बार फिर से बता देना।
अविभाव प्रतिच्छेद किसे कहते हैं? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, एक, अब ये पुद्गल की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है इसलिए परमाणु की चर्चा कर रहे हैं। एक परमाणु में जो जघन्य वृद्धि होती है, एक परमाणु में जो जघन्य वृद्धि होती है उसे अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। अविभाग प्रतिच्छेद किसका यूनिट है? भाव का यूनिट है। और भाव को ही पुद्गल में क्या कहा गया है? पुद्गल का गुण। पुद्गल के भाव कौन से हैं? पुद्गल के भाव कौन से होते हैं? कौन बताएगा? विजया पालिया दीदी बताइए। दीदी अनम्यूट कीजिए। अनंत होते हैं। कुछ तो बताइए मूल। अनंत होते हैं। अनंत बिल्कुल होते, बट मूल, मूल कोई तो बताओ, कोई मूल। जेटी गंगवाल जी। स्पर्श बस वही तो है। स्पर्श रस गंध वर्ण, स्पर्श मूल भाव है। स्पर्श रस गंध वर्ण ये भाव, स्पर्श रस गंध और वर्ण ये उनके मूल भाव है, कहे कि नहीं है? तो इसी को तो भाव कहो, गुण कहो, अर्थ वही है। तो ये भाव और इसकी छोटी इकाई अविभाव प्रतिच्छेद, एक प्राप्ति की अपेक्षा, एक होने की अपेक्षा। तो यहां पर आचार्य भगवत कहते हैं कि परमाणु के जघन्य गुण में भी जो जघन्य वृद्धि होती, जो गुण में जघन्य वृद्धि होती है, वो उसका अविभाव प्रतिच्छेद। तो ये सबको समझ में आ गया? अविभाव प्रतिच्छेद भाव की इकाई, भाव मतलब गुण, गुण से ही अविभाव प्रतिच्छेद चर्चा हो रही है। तो एक परमाणु में, अब एक परमाणु में शीत और उष्ण दोनों में से एक होता है कि नहीं होता है? स्वाति दीदी होता है। पर भैया आपने ये तो बताया कि शीत और उष्ण में से एक होता है। मान लो शीत है, किंतु कितना शीत है, कौन सा गुण ये तो बता दिया, कितना गुण ये कहा बता दिया। तो एक परमाणु में बहुत ज्यादा शीतता हो सकती है, किसी परमाणु में कम शीतता हो सकती है। तो कम मतलब कितनी? जघन्य से जघन्य। शीत गुण है तो शीत गुण का जघन्य शीत किसी परमाणु में पाया जा सकता है कि नहीं पाया जा सकता है? किसी परमाणु में उत्कृष्ट वाला पाया जा सकता है कि नहीं? शीतपना, हाँ शीतपना उत्कृष्ट पाया जा सकता है। किसी तीसरे परमाणु में, वो पहले परमाणु में जो जघन्य था ना, उससे एक पादान ऊपर, एक स्टेप ऊपर उतनी शीतता पाई जा सकती कि नहीं आ सकती है? क्यों? क्योंकि वो जघन्य लेकर के उत्कृष्ट तक अनंत बन गए। तो उनको गुण के आपने क्या किए? गुण के जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक अनंत अविभाग हो गए। तो आपने गुण का क्या किया? गुण के अनंत टुकड़े किए। टुकड़े को आगम की भाषा में अंश कहा। तो गुण के कितने अंश हो गए? अनंत अंश हो गए। क्लियर है? तो एक अंश से दूसरे अंश में कितनी वृद्धि हो गई? एक अंश से दूसरे अंश में कितनी वृद्धि हो गई? एक गुणांश की वृद्धि हो गई। एक गुणांश की वृद्धि हो गई। आचार्य भगवान वही कह रहे हैं कि एक परमाणु में जो जघन्य वृद्धि होती है, किसमें होगी? गुण में होगी, गुणांश के अंश में होगी, वो अविभाव प्रतिच्छेद है। इस प्रमाण से परमाणु के जघन्य गुण अथवा उत्कृष्ट गुण का छेद करने पर, मतलब जघन्य में, जघन्य से उत्कृष्ट तक कितने भेद किए आपने? अनंत किए। किंतु कौन सा वाला अनंत? भैया ये भी बताओ। आपने तो हमको बहुत सारे वक्र के अनंत बताए, है कि नहीं है? अभव्य राशि का अनंत गुना वाला अनंत है, सिद्ध राशि का अनंतवा भाग वाला अनंत है, जीव राशि का अनंत गुना वाला अनंत है, स्वयं जीव राशि अक्षय अनंत है, उसमें मिथ्या दृष्टि वाली राशि भी अनंत है। तो कौन सा अनंत भाई? तब आचार्य भगवान कहते हैं कि उत्कृष्ट को जघन्य गुण अथवा उत्कृष्ट गुण छेद करने पर, विश्लेषण करने पर वो कितने प्राप्त होते हैं? सब जीव राशि से भी अनंत गुना अनंत प्राप्त होते हैं। कितने प्राप्त होते हैं? कितनी वेरिएशन है एक गुण में, एक स्निग्धता गुण में कितनी इसको वेरिएशंस कहेंगे, बदलाव कहेंगे।
तो एक बदलाव में, एक स्निग्धता, इस गुण में कितने जीव राशि के अनंत गुना, इतने अलग अलग बदलाव हो सकते, उतनी पर्याय हो सकती है, टेम्परेचर में उतनी हो सकती है, शीत में जाओ उष्ण में जाओ। बात समझ में आ रही है? मिठास में, तीक्ष्णता में, सफेदीपना में, सुगंधित पने में, एक एक गुण को लगा लो। जो परमाणु की बात चल रही है, एक परमाणु में मेरे पास अनंत अनंत परमाणु हैं, और एक परमाणु के जैसा दूसरा परमाणु नहीं है। क्यों? क्योंकि एक परमाणु में जितनी मिठास है, उससे एक गुण ज्यादा मिठास, एक गुणांश ज्यादा मिठास दूसरे परमाणु में, तीसरे में उससे एक गुणांश ज्यादा है। तो सिर्फ मिठास गुण वाले कितने परमाणु अलग अलग मिल जाएंगे? जीव राशि के अनंत गुना मिल जाएंगे। जीव राशि कितनी है? सिद्ध भगवानी अनंत अनंत है, ये अक्षय अनंत है। बात समझ में आ रही है? तो एक एक गुण के कितने कितने प्रकार के परमाणु। अब इसके बाद में कॉम्बिनेशंस कर लो, उष्णता के साथ, शीतता के साथ, रुक्षता के साथ, स्निग्धता के साथ, तो परमाणु कितने कितने प्रकार के परमाणु मिल रहे हैं आपको। खाली खुले खुले परमाणु, अभी तो स्कंद की चर्चा ही नहीं कर रहे। आ रही बात समझ में? क्लियर है? ये सारी क्या कहलाएगी? अनुवर्गणा कहलाएगी, एक प्रदेशी अनुवर्गणा कहलाएगी। अच्छा, ये एक प्रदेशी अनुवर्गणा अनादिकाल से ऐसी है क्या? क्योंकि अणु की तो निर्मित होती नहीं है, मतलब स्वयंभू से नहीं होती है। वो कैसे होती है? ऊपर के स्कंद के टूटने से होती है। अंगूर के बेल पर अकेला अंगूर कभी उगता है क्या? बोलो। बेले नहीं देखी होगी तो मार्केट से भी तो गए होगे। मार्केट से हमेशा गुच्छे ही तो मिलते हैं अंगूर के, उसमें से एक अंगूर अलग होता है, तब एक अंगूर कहलाता है। आया ना? तो अकेला अंगूर पेड़ पर उगता है क्या? नहीं, वो तो उगेगा स्कंद में ही, और स्कंद से टूट करके अंगूर बनता है। तो स्कंद ही पाए जाएंगे, और जब भी परमाणु पाया जाएगा वो स्कंद से टूटा होगा। तो अनादिकाल से जब हम पुद्गल का जब चिंतन करते हैं, परमाणु अनादिकाल से है कि नहीं है? है। क्यों है? क्योंकि स्कंद अनादिकाल से है। क्यों? क्योंकि परमाणु कहां से प्राप्त हो गया? स्कंद से प्राप्त हो गया। अगर अंगूर के गुच्छे अनादिकाल से नहीं होंगे तो अकेला अंगूर अनादिकाल से प्राप्त होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अकेला अंगूर उगता ही नहीं है। वैसे अकेला परमाणु कभी, क्या कहेंगे, उगता, जन्मता, कोई शब्द ही नहीं लगा सकते, उसका अस्तित्व नहीं होता है। तो वो अस्तित्व कैसे आता है? भेद से ही आता है, स्कंद से टूट करके ही आता है। क्लियर है? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि इतने परमाणु हैं, इतने अविभाग प्रतिच्छेद हमारे पास है। अब आगे चलते हैं। वो कह रहे हैं, अब उन्होंने अगली गाथा में जो कहा था कि भाई स्निग्ध गुण जो है, क्या कहा था? एवं गुण संयुक्ता परमाणु आदि वग्गनमी ठिया। ऐसे गुण से संयुक्त, जो वैसे गुण से संयुक्त, वो 5 पर्याय वाले गुण से संयुक्त ऐसे अणु क्या कहलाते हैं? आदि वर्गणा, अर्थात सबसे पहली वर्गणा 23 में से एक अनुवर्गणा, एक प्रदेश अनुवर्गणा कहलाती है। और आगे जोग दुगाणम बंधे दोन्नम बंधे हवे नियमा, बंद होने के लिए मिनिमम 2, कम से कम 2 परमाणुओं की जरूरत होती ही होती है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। फिर क्या कह रहे थे? निध निध, और ये अनुष्टुप छंद में है, 612 नंबर की गाथा। निध निधान बज्झंती रुक्ख रुक्खाय पोगल्ला, निध लुक्खाय बज्झंती रुवा रुवीय पोगल्ला। अब कह रहे हैं निद्धा निद्धा, स्निग्ध स्निग्ध का न बज्झंती, बंद नहीं होता। स्निग्ध स्निग्ध का बंद नहीं होता, रुक्ष रुक्ष का बंद नहीं होता।
पक्का कर लो, आज इतना पक्का कर लो, कल हम इसको बदल देंगे। आज के लिए तो पक्का कर लो। कैसा पक्का करना है? जब चाहे इसको तोड़ सकते हैं। पक्का कैसे करना है? जब चाहे इसको बदल सकते हैं, किंतु पक्का करना है। क्यों? क्योंकि ये त्रिकाल सत्य है, इसलिए पक्का करना है, पर थोड़ी सी वेरिएशंस आएगी। आचार्य भगवान कहते हैं स्निग्ध स्निग्ध का बंध नहीं होता, रुक्ष रुक्ष का नहीं होता, तो बंध के लिए स्निग्ध और रुक्ष इनका बंध होता है। क्या कह रहे हैं? स्निग्ध और रुक्ष का बंध होता है। एक पुरुष और दूसरे पुरुष का विवाह होता है क्या? विवाह को अगर बंध माने, एक पुरुष और दूसरे पुरुष का बंध होता है क्या? नहीं। एक स्त्री और दूसरे स्त्री का विवाह होता है क्या? तो विवाह किसका होता है? पुरुष और स्त्री का होता है। हंस रहे हो क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग ऐसे जितने पाश्चात्य संस्कृति में जाकर के आए हैं और वो भूत यहां भी आ गया है ना भैया। आजकल तो पुरुष पुरुष का भी विवाह देखा जा सकता है और स्त्री स्त्री का भी विवाह देखा जा सकता है। तो आचार्य भगवत भी कह रहे हैं, हम आज जो बता रहे हैं ना कि स्निग्ध रुक्ष का होता है, स्निग्ध स्निग्ध का नहीं होता, रुक्ष रुक्ष का नहीं होता बंध, तो आगे हम भी बताएंगे किसी किसी विशेष हालात में स्निग्ध और स्निग्ध का भी बंध होता है, रुक्ष और रुक्ष का भी बंध होता है। जैसे किन्हीं किन्हीं विशेष हालात में पुरुष पुरुष का विवाह हो रहा है, स्त्री स्त्री का विवाह हो रहा है, वैसे ही किन्हीं विशेष हालात में स्निग्ध और रुक्ष की जगह पर स्निग्ध स्निग्ध का और रुक्ष रुक्ष का भी बंध होगा, किंतु विशेष हालात में होगा। वो विशेष हालात क्या है आगे जाकर के बताएंगे। भाई ठीक है, पक्का कर दिया कि नहीं कर दिया? क्या कर दिया पक्का बताओ? हाँ, अब ये सारा का सारा जो है वो पक्का करना है। एक देश भाग पूर्वार्ध को नहीं करना, उत्तरार्ध को भी करना। क्लियर है? मूल सिद्धांत क्या है? प्रधानता से वर्णन। स्निग्ध स्निग्ध का बंध नहीं होता, रुक्ष रुक्ष का बंध नहीं होता, स्निग्ध और रुक्ष का ही बंध होता है। ये प्रधान वर्णन। सूक्ष्म और गौण वर्णन किसी विशेष परिस्थिति में स्निग्ध स्निग्ध का भी और रुक्ष रुक्ष का भी बंध हो सकता है। अब दोनों में से एक ही पकड़ेंगे तो एकांत होगा कि नहीं होगा? और जब दोनों को ले लेंगे तो संपूर्ण वर्णन होगा। क्लियर है? तो आज इतना ही रखते हैं क्योंकि आपका समय ऑलरेडी हो गया, 3:30 बज गए हैं। आज इतना ही रखते हैं। इसी का विस्तार यहां से आगे किया जाएगा। फिर इसी की अपेक्षा से आचार्य भगवान कहेंगे किसी को रूपी को, किसी को अरूपी कहेंगे, किसी को सदृश, किसी को विसदृश कहेंगे। अब इन सब की चर्चा आगे 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 हम लोग करते जाएंगे, बट एक एक बेस को रेडी कर रहे हैं और फिर उसके फिर ऊपर आकर करके हम आगे की चीजों को करेंगे। ठीक है? 2 या 3 प्रश्न दिख रहे हैं, 3 प्रश्नों को लूंगा, नियम से 3 प्रश्नों को लूंगा। इसके आगे जो प्रश्न आएंगे वो अगली क्लास में होंगे। ठीक है? आज निष्ठापन क्रिया के बाद में एक सूचना दी जाएगी, उसको जरूर सुनना। ठीक है? तो अभी इतना ही रखते, 3 प्रश्न, 3 प्रश्नों को लेते हैं, फिर आज की स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। डॉक्टर मधु दीदी बोलिए, फिर पूर्णिमा दीदी और स्वाति दीदी, 3 प्रश्न होंगे। डॉक्टर मधु दीदी। जी जी, वंदना भैया। भैया जो अभी एक तो आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। भैया जो आपने ये बोला ना, ये तो सिलेबस का विषय ही नहीं है। जघन्य गुण भी किसी अनंत भी पीडीएफ में लिखा है क्या मेरे पढ़ाने के बारे में? तो आप सिलेबस के बाहर का प्रश्न मत पूछो भाई, बोलो। नहीं, मैंने प्रश्न नहीं पूछा था, मैंने खाली बताया कि मुझे चलो क्या बोलो। समझा। जघन्य गुण भी अनंत अविभाज्य प्रतिच्छेदों से बन सकता है, ये अपन ने अभी डिस्कस किया। तो जो अपन तत्वार्थ सूत्र में पढ़ते हैं न जघन्य गुणा नाम, इसका मतलब वहां पे वो सिंगल अविभाज्य प्रतिच्छेद की बात कर रहे हैं। बहुत सुंदर है, अभी इसको भी आगे लेंगे। तत्वार्थ सूत्र सर्वार्थ सिद्धि को भी लाना है, बिल्कुल लाना है। और वहां पर तो और भी आएगा बंध के बारे में। क्या कहेंगे बंध के बारे में? वो तत्वार्थ सूत्र में द्वयाधिकादि गुणा नाम तू, 2 अधिक गुण वालों का बंध होता है। इसको भी अलग तरीके से देखा जाएगा।
तो इनकी चर्चा जरूर आएगी कि वहां पर किस अपेक्षा से कहा है, यहां पर किस अपेक्षा से कहा है, ये दोनों का वर्णन। क्यों? क्योंकि तत्वार्थ सूत्र सार का भी सार है, जी इसीलिए उसको जब तक आप सर्वार्थ सिद्धि श्लोक वार्तिक राजवार्तिक की अपेक्षा से नहीं समझोगे तब तक समझ में ही नहीं आएगा। मैं तो एकांत की बात ही नहीं करूंगा, समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो उनकी अपेक्षा से भी वर्णन जरूर करें। जी जी भैया, चलिए, थैंक यू। पूर्णिमा दीदी। वंदना भैया जी मैं भी यूं ही कह रही थी कि तत्वा सूत्र के 5वें अध्याय में तो पूरा यही बीच के सूत्रों में यही पूरा वर्णन दिया हुआ है। और दूसरा यूं कह रही थी कि जैसे आपने बताया जैसे परमाणु है, परमाणु में से समझ लो कुछ परमाणु एक है और उसमें से यदि कुछ भी अलग हुआ तो वो स्कंद ही बनेगा ने। बिल्कुल, परमाणु जब दूसरे परमाणु को दो परमाणु मिलेंगे तो भी स्कंद ही बनेगा। हाँ, यानी कि दूसरा टुकड़ा हुआ એટલે समझ लो कि वो स्कंद ही है यूं। परमाणु की दो अवस्था हो सकती है, एक तो या तो परमाणु की अपेक्षा से रहेगा, अकेला घूम रहा है, नहीं तो स्कंद पर्याय में घूमेगा, स्कंद पर्याय का भाग बन करके घूमेगा। घूमेगा मतलब यहां से पूना से कल दिल्ली जा रही है ऐसा मत सोचना, उस पर्याय में जाएगा, ऐसा मुझे कहना है। और दूसरा जैसे ये स्निग्ध के साइड में नहीं होगा, रुक्ष के रुक्ष साइड में नहीं होगा, लेकिन एक स्निग्ध और एक रुक्ष गुण होगा तो दोनों का बंध होगा। अब ये कल चर्चा आएगी आगे। उन्होंने विशेष परिस्थिति में उन्होंने नकारा नहीं, है ना, एकांत बनने नहीं दिया, तो वो विशेष परिस्थितियां देखनी पड़ेगी। वो बंदे दिखो परिणामी को ऐसे 3-4 सूत्र दिए हुए तत्व सारा सारा यही आएगा, बिल्कुल। अरे देखो, गोमट सर जीवकांड कहां से आया? धौला जी से। धौला जी कहां से आए? शतखंडागम जी से। शतखंडागम कब का है? कुंदकुन स्वामी के पहले का। दर्शन महाराज कुंदकुन स्वामी के पहले हो गए। उमा स्वामी महाराज के पास कौन कौन सी बातें पहुंची? क्योंकि जो, देख लेना, कुंदकुन स्वामी ना बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इनके पास दो धाराएं आती है, एक सीमंदर स्वामी की धारा, एक महावीर भगवान की धारा। पर ये कहने के लिए पर्याय की अपेक्षा से तो अलग है तो एक ही केवल ज्ञान, तो उसमें तो फर्क नहीं है। एक सीधे उनको जितना प्राप्त हुआ उतना, और दूसरा गौतम स्वामी के द्वारा आचार्यों की परंपरा से, धरसेन बुद्धबरी महाराज से, पुष्पदंत महाराज से होकर के जितना प्राप्त हुआ उतना। अब यहां से आगे अगली शताब्दी में उमा स्वामी महाराज हुए, तो उमा स्वामी महाराज को तो दोनों चीजें मिली। तो दोनों चीजों में उन्होंने कुछ अपेक्षाओं से वर्णन किया, उन्होंने कुछ अपेक्षाओं से वर्णन किया। उसके बाद में उसका उल्लेख गंधहस्ती महाभाष्य में उनके आगे आए समंतभद्र महाराज 3री शताब्दी में, उन्होंने गंधहस्ती महाभाष्य में तत्वार्थ सूत्र का विस्तार किया, और आगे विस्तार 5वीं शताब्दी के पूज्यपाद भगवान ने किया। उसके बाद जाकर के धौला जी आए। धौला जी तो टीका है, मूल तो शतखंडागम पहले से प्रसिद्ध था ही था। तो इसीलिए इन सभी में एक सूत्रता है ही है। हमारे लिए अलग अलग ग्रंथ लिख रहे हैं, और आज उनमें से बहुत सारी चीजें समझाने वाला जो आगम है, सब में एकता लगाने वाला, सबका संबंध लगाने वाला बहुत सारा आगम आज उपलब्ध नहीं है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे हमारे पीडीएफ में भी हमने एक चार्ट रखा है कि कौन से आचार्य की अपेक्षा से बंध कैसे होता है, कैसे होता है, कैसे होता है, चार्ट रूप में है। तो आज मुझे क्या दिख रहा है, दो आचार्यों ने, या दो प्रकार के आचार्यों के ग्रुप ने अपने अपने गुरुओं से प्राप्त हुई परंपरा से जो ज्ञान है वो हम तक पहुंचाया। उन्होंने अपना दिमाग उसके ऊपर नहीं लगाया। अब दोनों में मुझे फर्क लग रहा है, उसको जोड़ने वाला आज पुल कोई नहीं है, और पुल कौन है? केवली भगवान, जो आज नहीं है। तो जब मिलेंगे तो उनको पूछेंगे। ठीक है, चलिए। आप जो कह रही है वो 5वां, बिल्कुल तत्वार्थ सूत्र सर्वासिद्धि का 5वां अध्याय, ये इसी में आने वाली है। ठीक है, चलिए। ऐसा लगता है सब सुना सुना लग रहा है। हाँ, सब सुना सुना लग रहा है, ऐसा लग रहा है। सुना सुना नहीं नहीं नहीं, सब पहले से सुना हुआ, सीखा हाँ, हुआ तो है। पहले सुना, अच्छा वो वाला सुना हुआ, श्रवण किया हुआ लग रहा है। बहुत बढ़िया भाई। और किसी को लग रहा है कि श्रवण किया हुआ? अरे बहुत ढीठ लोग बैठे हैं। पूरी सर्वार सिद्धि, पूरी की पूरी सर्व सिद्धि पचाई है, डकार कोई नहीं मार रहा है यहाँ पर। मैंने तो मंदिर दिख रहा है क्या हमने सर्व सिद्धि पढ़ी है कि नहीं है?
2000 पन्नों की पड़ी है, एक दो नहीं, 2000 पन्नों की सर्वार्थ सिद्धि पड़ी है। कोई बात नहीं, आएंगे, अंदर अंदर तो लग रहा है ना, कोई बात नहीं। चलो स्वाति दीदी, पूरे प्रश्न अपना। वंदना भैया जी, आपने बोला 1 अंश से बढ़ा, 2 अंश से बढ़ा, तो उसमें स्निग्धता बढ़ी है और मिठास बढ़ी है, ये कैसे समझ में आएगा? स्निग्धता एक गुण है, उसके अपने अनंत रहेंगे। मिठास एक गुण है, उसके अपने अनंत रहेंगे, क्योंकि स्निग्धता किसका गुण है? स्पर्श वाला गुण है। मिठास रस वाला गुण है। तो हर एक गुण के अनंत 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 भेद कर लो। गुणांश जो है वो हर एक गुण के गुणांश होंगे। एक परमाणु में एक ही गुण है, ऐसा होगा क्या? अभी तो देखा ना, रसोई कैसे बनी है? 5 गुणों से बनी। तो हर एक गुण का, हर एक गुण का गुणांश बनेगा, ठीक है, और उसकी अपेक्षा से उसके भेद बनेंगे। हाँ, सभी का बढ़ेगा तो सभी का एक साथ बढ़ेगा ऐसा जरूरत नहीं है, उसके कॉम्बिनेशन अलग अलग होंगे। देखो, काजू कतली और गुलाब जाम का उदाहरण लेते हैं। काजू कतली से गुलाब जाम में जितनी मिठास बढ़ी, क्या चिपचिपापन भी उतना ही बढ़ा? नहीं। क्या लगता है? नहीं। काजू कतली में तो तली हुई कोई चीज है ही नहीं है। काजू कतली में तलते हैं क्या कुछ? मुझे नहीं याद है काजू कतली कैसे बनती है। भाई बनाने वाले बताओ तो सही। मीनाक्षी दीदी बोल रही नहीं, गुजरात वाले पूछते हैं। क्या मीनाक्षी दीदी क्या करते हो? काजू कतली में कोई तला जाता है कि कुछ? नहीं, तला नहीं जाता है ना, तलते तो नहीं है, काजू की पाउडर करके उसके साथ में बनेगी। तो मतलब क्या है, इसमें तली हुई चीज नहीं, उसमें तली हुई चीज है। तो वहां पर शक्कर तो बढ़ गई, उसके साथ साथ में चिपचिपापन भी बन गया। तो देखा जाए तो दोनों सभी गुण अपने अपने हिसाब से चलेंगे। जरूरी नहीं कि एक गुण इतना बड़ा तो दूसरा गुण भी उतना ही बढ़ना चाहिए, ठीक है। क्यों, ये किसकी चर्चा है? परमाणु की अपेक्षा से भी और स्कंद की अपेक्षा से। मान लो मेरे पास में एक परमाणु है, उसमें शीत गुण है और उसमें मिठास गुण है, और उसके बाद में मिठास गुण की जो दूसरी पर्याय होगी, अगली पर्याय होगी, एक गुणांश से मीठापन बढ़ गया, तो ये जरूरी नहीं कि उसमें शीतपना कितना बढ़ गया। शीतपना 5 पट भी बढ़ सकता है, 5 अंश भी बढ़ सकता है, 2 अंश भी बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। चर्चा सिर्फ एक गुण के गुणांश की तरफ अपेक्षा से चल रही है, और इसीलिए हर एक परमिटेशन कॉम्बिनेशन कितने होंगे ये देख लो, और उतनी उतनी पुद्गल की पर्याय बनेगी। मतलब एक गुणांश मिठास का बढ़ गया, एक गुणांश शीत का भी बढ़ गया, एक गुणांश मिठास का बढ़ गया, एक गुणांश किसी में उष्ण का बढ़ गया, तो कितने सारे कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे? अनंत अनंत कॉम्बिनेशंस होंगे, ठीक है। और इन अनंत कॉम्बिनेशंस किसमें होंगे? ये एकत्र आकर के स्कंद के होंगे। क्लियर? ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, सबको क्लियर हो रहा है नहीं ये? चलिए, मेरा इतना ही कहना है कि विस्तृतता की अपेक्षा से सबको देखो, क्योंकि यहां पर चर्चा बिल्कुल छोटी सी थोड़ी सी चलती है। एक गुण की चर्चा चली, एक गुण के गुणांश की चर्चा चली, उसको सभी गुण पर लगाना है। उसकी अपेक्षा से होने वाले कॉम्बिनेशंस आपके चिंतन में आने चाहिए, ठीक है। अरे एक गृहिणी ने बनाया हुआ बेसन का लड्डू दूसरी गृहिणी ने बनाए हुए बेसन लड्डू के जैसा नहीं रहता। इतना क्यों कहते हैं? उसी गृहिणी ने बनाया हुआ बेसन का लड्डू 5 मिनट के बाद में बनने वाले बेसन लड्डू जो है वो एक जैसे नहीं होते। होते क्या? नहीं होते। तो बताओ कॉम्बिनेशंस कितने हो जाएंगे? क्लियर है? चलिए, तो आज के स्वाध्याय में इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।